Okay, so today we are going to start with non-performing assets. Okay, अभी हमने लास्ट टाइम जब नोट सीखे थे या बैंकिंग फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके ऊपर मेन बैंक ने जो किसी को लोन दिया है समझो या किसी को दिया है पैसा, उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है बैंक को, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बट इसको जनरलाइज करके नहीं होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू क्लासिफाई दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन वी हैव टू मेक सम प्रोविजंस। जैसे हम लोग रिजर्व रखते हैं ना, उस हिसाब से उसको प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कल मैंने इसके आपको फोटो भी भेजे, वही मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका क्लासिफिकेशन देखने के लिए हम लोग दो कॉलम दिखाते। जब हम लोग क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं उसके साथ साथ में उसका कितना परसेंट प्रोविजन यानी रिजर्व रखना पड़ता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, वो भी सिखा रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में हम लोग दिखा रहे एसेट क्लासिफिकेशन, दूसरे कॉलम में हम लोग प्रोविजन, प्रोविजन रिक्वायर्ड। ओके, कितना प्रोविजन करना जरूरी है अगर ये टाइप का एसेट है तो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एसेट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, एसेट का अगर क्लासिफिकेशन सोचे तो पहला उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, सॉरी सब उसको क्या बोलते हैं, पहले वाले एसेट्स के लिए को बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स किसे बोलेंगे हम, ओवरड्यू अप टू 90 डेज, मतलब उसके ऊपर पैसा नहीं आया है लेकिन 90 डेज के अंदर है, 3 मंथ्स के अंदर ही है। फॉर एग्जांपल बैंक को लोन का इंस्टॉलमेंट रिटर्न मिलने वाला था लेकिन अभी 3 महीना उसका ओवरड्यू नहीं हुआ है। जैसे 1 जनवरी को बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलने वाली थी लेकिन फरवरी हो गया, मार्च आधा हुआ लेकिन अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, बट इट इज नॉट कंप्लीटिंग 90 डेज, तो स्टिल देयर इज अ चांसेस, हाई चांसेस कि 1-2 महीना इधर उधर हो गया लेकिन उसके ऊपर हमें पैसा रिटर्न मिलने वाला है। So such type of assets are known as standard assets. Whereas classification के हिसाब से जाएंगे तो दूसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो हम लोग आज सीख रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसे क्या बोलते हैं, कौन सी एसेट्स है नॉन परफॉर्मिंग, ओवरड्यू, जो अभी जो 90 डेज के अंदर है उसे स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं, राइट। अभी जो ओवरड्यू 90 डेज के ऊपर हो गया तो उसे बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग। तो किसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग, ओवरड्यू मोर देन 90 डेज। डिफरेंस समझ में आया आपको? अगर पैसा मिलना बैंक को बाकी है लेकिन 90 डेज के अंदर है तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, लेकिन अगर वो 90 डेज के ऊपर चला गया तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए इज नोन एज substandard. Non-performing asset again divided into 2 parts. A is known as substandards, right? किसे बोलते हैं substandard assets? Don't write anything, बाद में मैं लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ। Substandards. Substandard किसे बोलते हैं, जो नॉन परफॉर्म NPA मीन्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अप टू 12 मंथ्स के लिए है। मतलब क्या, देखो 3 मंथ से ऊपर गया तो ही वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, लेकिन 12 मंथ्स के अंदर है, उसको अभी तक 12 मंथ्स नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स।
वेयर एज दूसरा पार्ट क्या है उसका, उसे बोलते हैं डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट्स किसे बोलेंगे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मोर देन 12 months। अभी पहले ये क्लासिफिकेशन समझा के देखो। बेसिकली एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स किसे बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर 90 जिसके ऊपर पैसा मिलना है बाकी है बैंक को, लेकिन 90 डेज नहीं हुए, 90 डेज के अंदर है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स। पैसा मिलना बाकी है पर वो 90 डेज क्रॉस कर गए, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सबस्टैंडर्ड एसेट्स एंड डाउटफुल एसेट्स, राइट। तो सबस्टैंडर्ड एसेट्स किसे बोलते हैं, जो एनपीए है लेकिन अभी तक उसको 12 मंथ्स नहीं हुआ, यानी 3 महीने से आगे ड्यू है बट 12 मंथ से कम है। डाउटफुल एसेट्स किसे बोलते हैं, 12 मंथ से ज्यादा अगर ओवर ड्यू हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट्स। नाउ तीसरा पार्ट है उसे बोलते हैं लॉस एसेट्स। एसेट का तीसरा पार्ट है उसे बोलते हैं लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स मीन्स सच टाइप ऑफ एसेट जिसके ऊपर हमें मालूम है कि अभी कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। ओके, सो हमने एसेट्स को 3 जगह पे क्लासिफाई किया। हमने एसेट्स को 3 जगह क्लासिफाई किया। नंबर 1 स्टैंडर्ड एसेट्स, नंबर 2 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नंबर 3 लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब बैंक को पैसा मिलना बाकी है बट 90 डेज से कम पीरियड के लिए है। ओके, देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक को पैसा मिलना बाकी है बट 90 डेज से वो आगे चला गया। Non-performing assets again divided into two parts, substandard assets and doubtful assets. तो substandard assets किसे बोलते हैं हम लोग, जिसको 90 डेज से ऊपर हो गया लेकिन 12 मंथ से ज्यादा नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, डाउटफुल एसेट्स किसे बोलते हैं, जिसको 12 मंथ से ज्यादा वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो उसे बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। तीसरा है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स मतलब जिसके ऊपर अभी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उसे बोलते हैं हम लोग लॉस एसेट्स। दैट्स इट। अभी हम लोग इसके लिए बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ प्रोविजंस रखती है, वो प्रोविजंस सीखने वाले। पूरा टेबल पहले देखो, उसका फोटो मैंने कल ही भेज दिया आपको, सो डोंट वरी, आपके पास ये नोट्स है। ओके, तो अभी जब हम लोग स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए आपको सीधा सीधा प्रॉब्लम में दिया जाता है, उसके हिसाब से करना है। स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन कैसे होता है देखो। नंबर 1 डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर, agriculture and SME sector. Now what is this SME sector? किसे बोलोगे SME sector? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना। हाँ, तो उसके ऊपर कितना परसेंट है देखो, अगर ऐसे है तो उसके ऊपर रहेगा 0.25%। पे अटेंशन, इट इज नॉट 25%, इट इज 0.25%। देन बी, अगर यही स्टैंडर्ड एसेट्स का प्रोविजन करना है कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए अगर इसका प्रोविजन करना है, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में अगर प्रोविजन करते हैं हम लोग, तो वो प्रोविजन रहेगा 1% ओनली। देन तीसरा सेक्टर है एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट,
residential housing sector. Okay, advance to commercial real estate, residential housing sector, residential हाउसिंग सेक्टर है समझो, रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर, उसके ऊपर है तो उसके ऊपर प्रोविजन रहेगा 0.75%। ये कभी के आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, हर साल उसके प्रोविजन में कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अभी हमारे पास जो बुक अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। इफ देयर आर एनी चेंजेस आई विल गिव यू बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, फिलहाल के लिए आपको यही बात करना है। देन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट लेसर रेट, ये सब आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, तो उसका परसेंटेज आएगा 2%। अभी ये जो लास्ट वाला है ना ई, इससे आपको मतलब है ये ज्यादातर सम में आता है अदर एडवांसेस। अगर अदर एडवांसेस है और वो स्टैंडर्ड एसेट्स है तो उसके ऊपर प्रोविजन किया जाता है 0.40%। प्रोविजन करना है तो कितना करोगे, 0.40%। रिमेंबर दैट अदर एडवांसेस आपको ज्यादातर आता है, इट इज 0.40%। ओके, अभी जब हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पे दो कैटेगरीज हुए, सब स्टैंडर्ड हुए ना। तो सब स्टैंडर्ड के लिए कितना है, देखो सब स्टैंडर्ड का सब स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करेंगे अगर हम लोग, वो तो है 15% ऑन सिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर सिक्योर्ड है तो उसके ऊपर 15%, अनसिक्योर्ड है तो 20%। 20% ऑन अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर loans where certain safeguards such as escrow account available। आपको अभी इतना ही याद रखना है कि 20 अनसिक्योर्ड है तो 20%, सिक्योर्ड है तो 15%। ओके, अभी अगर ये हो गया आपका सब स्टैंडर्ड के लिए, अगर वो एसेट डाउटफुल हो जाती है तो राइट, अगर वो एसेट डाउटफुल हो जाती है तो, ये लिया था ना हमने, अगर वो एसेट डाउटफुल हो जाती है तो देखो कैसे आएगा। अगर सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड अगेंस्ट, सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर है तो उसके ऊपर रहेगा 25%। देखो ऊपर सब पॉइंट में था, इधर सब 25% है। अगर 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, 1 to 3 ईयर्स है, तो वो प्रोविजन आपको करना है 40%। कितना करना है, 40%। अगर 3 साल से ज्यादा हो गया यानी उसे बोलते हैं अबाउट 3 ईयर्स, अबाउट 3 ईयर्स, अगर अबाउट 3 ईयर्स हो गया है तो वो हो जाएगा आपका 100%। कितना है अबाउट 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स, 100%। और अगर वो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो वो भी प्रोविजन करना पड़ेगा आपको 100%। अनसिक्योर्ड में भी प्रोविजन होगा आपका 100%। ओके, अभी लॉस एसेट्स, अगर एसेट लॉस है, लॉस मतलब क्या, गया, बैड डेब्ट्स हो गया पूरा का पूरा, तो उसके लिए पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा
अगर लॉस है तो पूरा प्रोविजन होगा 100% प्रोविजन रिक्वायर्ड। ओके, अभी आपको ये टेबल बाहर करना है, उसमें भी देखो ये स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए आपको ई पॉइंट ध्यान में रखना है, ज्यादातर वही आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बाकी सब पूछते हैं, लेकिन ये देखो स्टैंडर्ड एसेट्स अप टू 90 डेज के लिए ज्यादातर आपको 0.40 की जरूरत पड़ेगी। सब स्टैंडर्ड में दोनों में से कुछ भी रह सकता है, डाउटफुल में भी कुछ भी आ सकता है। लॉस एसेट तो 100% ही है, तो बायहैड करना दैट इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए मेनली याद रखना है 0.40%। नॉन परफॉर्मिंग में आपको 15 और 20, सिक्योर्ड है तो 15, अनसिक्योर्ड है तो 20। ए के लिए, बी के लिए 25, 40, ये दो याद रखो, बाकी सब तो 100% ही है। ओके,